गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वे है पार्लियामेंट। अभी तक हमने पिछले टॉपिक के अंदर पार्लियामेंट की जो ओरिजिन है वे समझा था। आज हम पार्लियामेंट पढ़ने वाले। पार्लियामेंट के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वे सभी के सभी हम देखेंगे। हम इसके अंदर पार्लियामेंट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। कहने का मतलब ये है आप सभी को सिर्फ ध्यान से बातें सुननी है, शांत चित्त करते हुए। लक्ष्मीकांत के अंदर जो चीजें हैं उस सीक्वेंस से हमारा सीक्वेंस मैच नहीं होगा, बट जो भी मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ अगर वे अंडरस्टैंडिंग आप अच्छे से ग्रैस्प कर जाते हैं तो आप मेंस का कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर फैक्ट्स भी होंगे दुनिया भर के। उन फैक्ट्स की हेल्प से आप प्रीलिम्स के फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन और जो अंडरस्टैंडिंग में देने वाला हूं उसके साथ मिलके आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो अब अगले कुछ घंटों तक मात्र चित्त को शांत करते हुए, एकाग्रता बनाते हुए इसे सुनते रहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखने का काम नहीं कर रहा है वाला मैं आज ज्यादा। आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है आज में, फिर आपका टेस्ट होगा टेलीग्राम के ऊपर। तो इसके अंदर आपको सिर्फ सुननी है ध्यान से चीजें, क्योंकि चीजें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और टॉपिक टॉपिक कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इसलिए अगर आप उन चीजों को ध्यान से सुन लेते हैं तब आपको इस वीडियो के अलावा, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी मेरी वीडियो होगी इस चैनल के अलावा, और आपको कहीं पे भी इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है। ओके, पार्लियामेंट को हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही देख सकते हैं। इसका कोई मैटेरियलिस्टिक फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यार तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला प्रेसिडेंट, दूसरी राज्यसभा और तीसरी लोकसभा। राइट? अगर हम इसका मैटेरियलिस्टिक फॉर्म देखने जाते हैं तो सबसे पहले हमें भागे भागे राज्यसभा जाना पड़ेगा, फिर भाग कर लोकसभा जाना पड़ेगा, फिर भाग कर राष्ट्रपति भवन जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका कोई मैटेरियलिस्टिक फॉर्म नहीं है। हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होते हुए देख सकते हैं, बट पार्लियामेंट को नहीं देख सकते कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर। पार्लियामेंट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखाई देती है। ये एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन क्या होता है भाई? और इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है? देखो, ऐसे दूसरे इंस्टीट्यूशन भी है जिनका कोई मैटेरियलिस्टिक फॉर्म नहीं होता है। लाइक इलेक्शन, हम पोलिंग होते हुए देख सकते हैं बट इलेक्शन नहीं देख सकते। इसी तरह मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है? ध्यान से सुनो। इंस्टीट्यूशन के जो रूल्स होते हैं वे रिजिड होते हैं। दे डू नॉट वर्क विदाउट लॉज। इनका मेटेरियलिस्टिक फॉर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सिर्फ रूल के बेस्ड पर ही काम कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिशन से नहीं। जब तक पुराने रूल्स चेंज नहीं होते तब तक उन्हें उन्हीं पर काम करते रहते हैं। ये कैसे? देखो, मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है क्योंकि ये सोसाइटी में है, इसलिए इसके रूल्स रिजिड नहीं लग रहे हमें। अदरवाइज जो मैरिज है उसके पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मंत्र उपचार विधियां परंपराएं कैसे कैसे होनी चाहिए उसके प्रॉपर रूल्स है। ये एक इंस्टीट्यूशन है। बट क्योंकि हम सोसाइटी के अंदर थोड़ा ज्यादा चेंज इसके अंदर करते रहते हैं और इसका रेगुलेशन आजकल नहीं हो रहा है, मतलब रेगुलेशन करने वाला हिंदू धर्म के अंदर तो कोई नहीं है, तो हिंदू धर्म के अंदर अगर देखा जाए तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन जो जरूर है, बट इसके रूल्स जो है हम फॉलो करते टाइम रिजिड मानते नहीं है। पर अगर इसे देखा जाए हमारे पौराणिक ग्रंथों के अंदर, तो मैरिज एक सेक्रेड सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसके हर रूल्स को फॉलो फॉलो करना जरूरी होता था। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा एक मैटेरियलिस्टिक फॉर्म होता है, पहली बात। दूसरा, ये हमेशा में दिखेगा क्योंकि मैटेरियलिस्टिक फॉर्म में तो हमें दिखेगा भी। तीसरा, ये फ्लेक्सिबल्स होते हैं। इसके भी रूल्स होते हैं बट वे रूल्स थोड़े फ्लेक्सिबल्स हो सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ईच स्टेट में अलग अलग तरह से और अलग अलग काम करते हैं, वहां की नीड्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंग। ओके,
और WHO है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट तरीके से काम करता है। बट ऑन द अदर हैंड जो IMF है, वे एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अपने रिजिड रूल होते हैं और जो सभी कंट्रीज के अंदर सेम होंगे भाई। अब एक और चीज हमें यहाँ पर पढ़नी है इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर देखा जाए तो ये तीनों ही सुप्रीम है। कहने का मतलब क्या है यार, पार्लियामेंट भी अपने आप में सुप्रीम कही जाती है इंडिया के अंदर, सुप्रीम कोर्ट भी इंडिया भी कही जाती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कही जाती है। तो इनमें से सब सुपर सुप्रीम कौन है यार? देखो, तीनों ही सुप्रीम कहलाएंगे। कैसे? सुप्रीम तो यार कोई एक ही चीज हो सकती है, सुप्रीम वर्ड ही अपने आप में इस तरह इस अंडरस्टैंडिंग को देता है कि सुप्रीम का मतलब सर्वोच्च है, यानी जिससे ऊपर और कोई ना हो, यानी जिसके आसपास समानांतर पैरेलली भी कोई नहीं हो सकता, उसके नीचे हो सकते हैं बट ऊपर नहीं हो सकता। जब सुप्रीम वर्ड ही ये कह रहा है तो तीन चीजें सुप्रीम हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग में ही नहीं है ये चीजें। तो सुप्रीम तो कोई एक ही चीज हो सकती है, बट इंडिया के अंदर तीनों सुप्रीम है। तीनों क्या, चौथी चीज भी सुप्रीम है। कौन सी? पीपल ऑफ इंडिया, वे भी एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट की तरह कार्य करती है। और यहां तक कि प्रेसिडेंट भी सुप्रीम होता है। पांच चीजें होती हैं। बट यहाँ पर हम पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखते हैं, पॉलिटिकल यूनिट एज अ पीपल ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट को हम बाद में देखेंगे। अब ये तीनों सुप्रीम कैसे हैं इंडिया के अंदर? देखो, जब तक लॉज नहीं बनते ना, कानून नहीं बनते, तब तक गवर्नमेंट उन्हें इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी। और जब इंप्लीमेंट नहीं होंगे तो क्लैश या कन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। इसीलिए ईच एंड एवरी कंट्री में लेजिस्लेचर उसका सुप्रीम इंस्टीट्यूशन होता है, बट ये ऑथोरिटेरियन हो सकता है। तो कंट्रीज अपने अकॉर्डिंग इस पर कंट्रोल लगा देती है। हमने इसके ऊपर जुडिशरी का कंट्रोल लगाया है कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, बट जुडिशरी भी ऑथोरिटेरियन हो सकती है। इसीलिए जुडिशरी के ऊपर भी पार्लियामेंट का कंट्रोल लगाया कि रिमूवल ऑफ जजेस का प्रोविजन हमने डाल रखा है। अब पार्लियामेंट सुप्रीम क्यों है भाई? क्योंकि ये लॉ बनाती है। ये लॉ क्यों बनाती है? करती क्या है लॉ बनाकर? और दूसरे इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कैसे हैं? देखो, जब लॉज बनाए जाते हैं ना, उस टाइम तो है पार्लियामेंट सुप्रीम। जब उन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है उस टाइम पे पार्लियामेंट ना होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सुप्रीम। जब विवादों का यानी क्लैश या कन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन किया जाता है उस टाइम ना ही पार्लियामेंट सुप्रीम होते हैं, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम होती है, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, एक टाइम पर एक ही इंस्टीट्यूशन सुप्रीम होगा, बट इन सभी के रेफरेंसेस एंड कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होंगे। यानी जिस टाइम पर लॉज बनाए जा रहे हैं उस टाइम पर पार्लियामेंट सुप्रीम होगा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के बीच में इंटरफियर नहीं करेगा। एक बार अगर लॉज बना दिया पार्लियामेंट ने, चाहे वे लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही क्यों ना हो, उसकी प्रोसीडिंग्स के बीच में सुप्रीम कोर्ट अडंगा नहीं लगा सकता है। हाँ, उस लॉ को बनाने के बाद अगर क्लैश या कन्फ्लिक्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके बाद चाहे उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दे, बट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के समय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उस समय पर पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। वैसे इंप्लीमेंटेशन की तरह समय जब करते हैं तब उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम होती है। और जब आ जाता है कॉन्टेक्स्ट विवादों को हल करने का, उस समय पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होती है, ना ही पार्लियामेंट ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि लॉ क्यों बनाए जाते हैं और करते क्या है लॉ बनाकर। देखो, इस लॉज के बनाने की एक्शन होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग जरूर होगा। क्या? ये मीनिंग जो होता है ना लॉज बनाने के पीछे, ये मीनिंग, किसी भी चीज का मीनिंग भी आता है कंट्री के सोशियो और इकोनॉमिक सराउंडिंग से। इस सराउंडिंग्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या क्राइम है, वो थिंग है, सब कुछ इसके अंदर होती है। तो फिर अगर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर दे तो बेटर सराउंडिंग्स बन जाएंगी। ये सॉल्यूशन जिसे करना है यानी सिटीजन से करना है, उससे या तो ये सॉल्यूशन बाय फोर्स कराना होगा, क्योंकि अगर उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि वे खुद कर लेगा तो हो सकता है कि वे ना करें। ये बाय फोर्स तभी हो सकता है जब लॉज बने, कानून बने, रूल्स बने, रेगुलेशन बने। यानी अगर हमें सराउंडिंग्स को बेटर करना है तो उसके अंदर की जो प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, उन्हें खत्म करना होगा। उन्हें खत्म किससे कराना है? सिटीजन्स से कराना है। सिटीजन्स को इसके लिए बाइंडिंग करना पड़ेगा। उस बाइंडिंग के लिए ही बाय फोर्स के तरीका जो हमने अपनाया वे लॉज बनाना अपनाया है। देखो,
किसी भी कंट्रीज में दो टाइप की सराउंडिंग्स बन सकती है। पहली, जिसमें फोर्स का यूज ही ना करना पड़े, वहां लॉज की रिस्पेक्ट हो, बट फिर भी कभी कभी हो सकता है कि रिस्पेक्ट नहीं की जाए, तो फिर सेकंड ऑप्शन पर आते हैं जिसके लिए फोर्स का यूज करना पड़ता है। दूसरी कंट्री जिसके अंदर जहां काम ही बाय फोर्स होगा, या मान ही नहीं सकते कि बिना फोर्स के वहां पर कोई चीज सराउंडिंग अच्छी की जा सकती है। तो किसी भी कंट्री दो टाइप की होती है। पहली, जहां माना जाता है कि उसके सिटीजन अच्छे हैं, नैतिक हैं, एथिकल हैं, वे लॉज को फॉलो करेंगे, लॉज की रिस्पेक्ट करेंगे, या तो रिस्पेक्ट के कारण लॉज को फॉलो करेंगे। दूसरी कंट्री हो सकती है जिसके अंदर लॉज की रिस्पेक्ट ना होती हो, बट की डर होता हो, फियर के कारण, कि अगर लॉज फॉलो नहीं किए तो फिर उन्हें सजा पनिशमेंट मिलेगी, ये फियर के कारण हो रहे हो। सो या तो रिस्पेक्ट के कारण फॉलो करेंगे या फिर फियर के कारण फॉलो करेंगे। लॉज यानी कानूनों के दो कार्य होते हैं। पहला, सोसाइटी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, और दूसरा, जिस पर्सन या ऑफिसर पर ये इंप्लीमेंट हो उसे बाइंडिंग या कंपल्सिवली काम कराता है। ये बताता है कि ये चीज सही है और ये चीज करनी गलत है। सो कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका? इसका कंक्लूजन ये निकला है कि बाय फोर्स ये हमारे अंदर वैल्यूज, मोरालिटी को इनकलकेट करता है, या फिर कहेंगे इंजेक्ट करता है। इंजेक्ट करने का क्या मतलब है? जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है ना, शरीर के अंदर छेद करके, पेनिट्रेशन करके इंजेक्शन लगता है, बाहर की कोई चीज, द्रव या दवाई वगैरह वे शरीर के अंदर पेनिट्रेट करते हुए इंजेक्ट की जाती है। वैसे ही लॉज का काम होता है, जिस व्यक्ति जो अनएथिकल है, जिसके पास वैल्यूज, सद्गुण अपने नहीं है, इंडिविजुअल मोरालिटी नहीं है, तब सोसाइटी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, यानी बाहर से। ये मान लो कि एक सिरिंज ले लिया, सिरिंज के अंदर मोरालिटीज, वैल्यूज वगैरह डाली, और फिर उन्हें पेनिट्रेशन करते हुए इंजेक्ट कर दिया सोसाइटी के शरीर यानी बॉडी के अंदर। ये काम होता है लॉज का। पहले कोई देखो, कोई भी जो लॉ होता है ना, वे सबसे पहले प्रॉब्लम बताता है, देन इसको कैसे दूर करना है, और इससे एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूट कैसे करना है, यानी एग्जीक्यूट को दे देता है। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे पहले जो कोई भी लॉ होता है वे प्रॉब्लम बताता है, फिर इसको दूर कैसे करना है ये बताता है, और दूर करने के लिए इसका एग्जीक्यूशन करना होता है, फिर इसे एग्जीक्यूटिव को दे देता है। यानी इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, सोसाइटी की ग्रोथ करना, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गोल दे रखे हैं उन्हें फुलफिल करना। अब ईच एंड एवरी कंट्री में जो लेजिस्लेशन सुप्रीम होता है, क्यों? क्योंकि लॉ बनाना है सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, क्योंकि लॉ ही वो सॉल्यूशन करते हैं प्रॉब्लम्स का। अदरवाइज लॉज नहीं होंगे किसी कंट्री के अंदर, तो दूसरा जो ऑप्शन होता है सॉल्यूशन करने का प्रॉब्लम का, भी होता है कंसाइंस। हमारी कंसाइंस, हमारी चेतना, वे चेतना परिष्कृत होनी चाहिए, रिफाइंड होनी चाहिए। बट कंसाइंस जो है वे सभी के ऊपर काम नहीं करते, तो लॉ के प्रोविजन से फियर का यूज किया जाता है। ये जो लेजिस्लेचर है, वे इसलिए, मतलब प्रथम दृष्टया, फर्स्ट इंस्टेंस में अगर कहा जाएगा कि कौन सुप्रीम है, तो लेजिस्लेचर ही कहा जाएगा। बट अगर कॉन्टेक्स्ट बदल दिए जाते हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आ जाएगी, हम बाद में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट भी आ जाएगा, और हम बाद में पढ़ेंगे कि एज अ पॉलिटिकल यूनिट पीपल ऑफ इंडिया भी आ जाएंगे। देखो, इंडियन पार्लियामेंट की स्पेशल क्वालिटी है कि आवर कंट्री हैज पॉपुलर सोवर्निटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पब्लिक सोवर्न है यहाँ पर, मतलब सभी पावर्स पब्लिक से मिलती है, देन पार्लियामेंट लॉज बना के कॉन्स्टिट्यूशन गोल को फुलफिल करती है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल क्या है इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर वे गोल है वेलफेयर। सो एट लास्ट पार्लियामेंट वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करने का काम करने के लिए लॉज बनाती है, इसीलिए ये सुप्रीम इंस्टीट्यूशन होती है। वेलफेयर स्टेट में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सस्टेनेबली सभी पर्सन्स, सभी कम्युनिटीज को मिलता रहता है, इसीलिए इसके अंदर एवरीबडी इंक्लूड होता है। और जब ये सारी चीजें होती रहेंगी, कहने का मतलब क्या है? वेलफेयर का मतलब क्या है? जिसके अंदर सभी को रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सस्टेनेबली मिलता रहे, जिसके अंदर सभी इंक्लूड हो, तो इससे क्या होगा? इससे होगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यही वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है। बोर तो नहीं हो रहे ना? सुन रहे हो ना ध्यान से? देखो, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ चीजें, पर आप ध्यान से सुनते रहो। अगर आप कहते हो तो मैं मेन मेन वर्ड यहाँ पर लिखते चलता हूँ, ओके, जिससे आपका एटलीस्ट ध्यान यहाँ पर बना रहे। अब वेलफेयरिज्म का जो आइडियल है, जो किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करता हो, वेलफेयर करने के लिए पहले नो डिस्क्रिमिनेशन का व्यू चाहिए।
क्यों? अगर डिस्क्रिमिनेशन हम करते रहेंगे तो हमारे जो नजरें हैं वे दूसरे व्यक्ति को पहले ही अपने से कमतर आंक लेंगे। यानी जो हमारा व्यूज है वे दूसरे को एक या तो किसी को श्रेष्ठ मानेगा या किसी को उससे हीन या निम्न मानेगा। अगर ऐसे है तो ऐसे के अंदर जो हम इस सस्टेनेबली डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं रिसोर्सेज का, जो सभी को मिले, यानी एवरीबडी इज इंक्लूडेड हो, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा। तो फिर वेलफेयरिज्म का आइडिया भी पूरा नहीं होगा। तो जब तक आइडियल्स नहीं होंगे तब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो वेलफेयर के आइडियल्स पहले होना चाहिए, पहले हमारी मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए कि एवरीबडी इज इक्वल। मेंटेलिटी को हमें पहले ऐसा बनाना होगा कि एवरीबडी इज इक्वल, ना कोई वीक है ना ही कोई स्ट्रोंग है, सभी को इक्विटी से रिसोर्सेज मिलने चाहिए। तो ये चीजें आइडियल्स क्या है वेलफेयर के? वेलफेयर के देखो 4 आइडियल्स है। कौन कौन से? पहला जस्टिस, जस्टिस। दूसरा इक्वेलिटी। तीसरा लिबर्टी। और चौथा फ्रेटर्निटी। ये वेलफेयर स्टेट के आइडियल्स हैं। जब इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी स्टेट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिमिनेशन फिर होता ही रहेगा। ये सोवर्ण पब्लिक, देखो इसके अंदर मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है सोवर्ण पब्लिक। सोवर्ण पब्लिक ने पावर दी है पार्लियामेंट को, जो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ मेकिंग होगा। इसका काम है लॉ मेकिंग करना। इसका ऑब्जेक्टिव है मेकिंग ए suitable सराउंडिंग्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स। ओके। और इसका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स का भी, वे है वेलफेयर। फाइन। अब एक स्ट्रक्चरिंग, मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग थी ना पार्लियामेंट से रिलेटेड, ये हुई है। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 79 से। तो आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि सभी बुक्स वगैरह, तो यहां से स्टार्ट करते, ये नहीं पता क्या क्या बोले जा रहा है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं आपकी। अभी तक है ना, देखो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है ना मेंस में, हमें लॉज की जरूरत क्या होती है, पार्लियामेंट की जरूरत क्या होती है, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, वगैरह वगैरह, जितने भी यहाँ पर हमने जो चीजें डील की है, वे सब आप आराम से आप मेंस के आंसर में या तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो वहां लिख देंगे, या इन्हें किसी भी आंसर के अंदर डाल सकेंगे। तो आपके क्वेश्चन की जो रिचनेस है ना वे बढ़ जाएगी, और जो मार्क्स है ना वे एकदम से बाउंस होंगे। अब करते हैं अपने आर्टिकल 79 से। आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 कहता है कि देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन which shall consist of the president and two houses to be known respectively as the council of state and the house of the people. फाइन। देखो इसमें रिस्पेक्टिवली लिखा है, उसके बाद राज्यसभा पहले लिखा हुआ है, उसके राज्यसभा लिखने के बाद लोकसभा लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो ये राज्यसभा है ना, ये अपर हाउस है, और जो लोकसभा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ये लोअर हाउस है। कैसे पता चला है? इस आर्टिकल के सीक्वेंस के अंदर जो चीजें दी गई ना, पहले राज्यसभा दिया गया फिर लोकसभा दिया गया, उससे पता चल रहा है कि ये अपर हाउस है, ये लोअर हाउस है। बट यार राज्यसभा तो सेकेंडरी हाउस भी है। क्या कह रहे हो? हाँ, राज्यसभा एक सेकेंडरी हाउस है और लोकसभा प्राइमरी हाउस है। ये क्या मतलब है? एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि लोक राज्यसभा अपर हाउस है, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं राज्यसभा सेकेंडरी हाउस भी है। फिर मैं कह रहा हूं कि लोकसभा लोअर हाउस है, बट मैं कह रहा हूं कि लोकसभा प्राइमरी हाउस भी है। तो ये सब होते क्या है भैया? ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, क्या देखा जाए? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर के हिसाब से दोनों चीजें अलग होंगी। दूसरा,
अगर वर्क या एक्शन देखे जाए तो इसके हिसाब से चीजें अलग होंगी। कहने का मतलब यह है भाई, पहले है ना किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बनेगा, देन उसके अंदर कोई वर्क हो सकता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखे तो राज्यसभा अपर हाउस। अपर हाउस कौन है? राज्यसभा। और स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो फिर इसके अंदर लोअर हाउस कौन बनेगा? लोकसभा। क्यों? पहले जब राज्य स्ट्रक्चर बना देंगे उसके बाद ही तो उसके अंदर पीपल रह पाएंगे। लोकसभा, राज्यसभा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करती है, लोकसभा सोवरेन पीपल्स को रिप्रेजेंट करती है। पहले स्ट्रक्चर बनेगा किसी भी चीज का, उसके बाद उसके अंदर कोई कार्य होंगे। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अपर है लोकसभा और लोअर हाउस है अपर है राज्यसभा और लोअर हाउस है लोकसभा। पर बट वर्किंग और एक्शन के हिसाब से प्राइमरी है लोकसभा एंड सेकेंडरी है राज्यसभा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि लोकसभा के पास फाइनेंस की पावर है, इसीलिए इस वर्किंग के हिसाब से ये प्राइमरी हाउस बनता है। राज्यसभा के पास भी फाइनेंस की पावर नहीं है, बिना फाइनेंस कार्य होते नहीं है, इसीलिए वर्किंग के हिसाब से सेकेंडरी हाउस बनता है। इस चीज को हम आर्टिकल के सीक्वेंस से भी देख सकते हैं। कौन से आर्टिकल के सीक्वेंस से? 79 के अंदर पार्लियामेंट तो दिया हुआ है, बट आर्टिकल जो 80 है उसके अंदर पहले राज्यसभा दिया गया है, फिर आर्टिकल 81 के अंदर लोकसभा दिया गया। पहले राज्यसभा का आर्टिकल देन लोकसभा का आर्टिकल है। तो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके हिसाब से राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। बट कार्य जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए उनके हिसाब से लोकसभा प्राइमरी और राज्यसभा सेकेंडरी। ये क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान से समझना बता रहा हूं मैं। अब इसके अलावा एक चीज और आती है। क्या चीज आती है भाई? जो राज्यसभा के अंदर जो 250 मेंबर्स होते हैं ना, उन्हें लिखा कैसे जाता है? इन्हें लिखा जाता है 12 + 238। कहने का मतलब क्या है? हमने तो लगाया बड़ी संख्या, हम तो पहले लिखते हैं 238 पहले लिखते हैं, फिर नीचे 12 लिखते हैं, फिर इन्हें ऐड करते हैं अगर ऐड करना भी होता है तो, है ना। बट राज्यसभा में उल्टा है। राज्यसभा में पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, फिर 238 इसके नीचे लिखा जाता है और फिर इसे ऐड किया जाता है। अब ऐसा क्यों है भाई? ये इंपॉर्टेंस दिखा रहा है उन 12 मेंबर्स की। मतलब क्या है? इससे पता चलता है कि ये जो 12 मेंबर्स है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 238 मेंबर से। मतलब 238 मेंबर्स अपनी अपनी प्रॉब्लम्स यहां यानी राज्यसभा के हाउस में लेकर आएंगे। देन इन स्पेशलाइज्ड मेंबर्स को, जो कि ये 12 होते हैं, उनके आगे वे प्रॉब्लम्स अपनी रखेंगे। ये 12 मेंबर्स अपने अपनी स्पेशलाइजेशन के थ्रू उनकी हेल्प करेंगे। ओके, ध्यान रखना इस चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताइए मैंने। चलो अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 79 मेंशन करता है द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज कॉल्ड द राज्यसभा एंड द लोकसभा। द पार्लियामेंट हैज द प्रेसिडेंट एज इट्स हेड। रीजन क्या है इसका? रीजन है, द रीजन फॉर दिस इज द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट हेड होता है, इसका रीजन ये है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के कारण इनकी पोजीशन ऐसी हो जाती है कि ये पार्लियामेंट के भी हेड बनेंगे। बट डिस्पाइट दिस द प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वाई? देखो ध्यान से समझना। वी फर्स्ट मेड द प्रेसिडेंट ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, राइट, and then gave him the responsibility as the head of the parliament, head of the executive and head of the military। कहने का मतलब क्या है? हमने पहले प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाने के बाद हम इसे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। क्या क्या की? इसे हेड, इन्हें हेड बनाया गया हेड ऑफ पार्लियामेंट, हेड ऑफ पार्लियामेंट। देन इन्हें हेड बनाया गया हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। देन इन्हें हेड बनाया गया हेड ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री का हेड क्यों बनाया गया? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हेड। एग्जीक्यूटिव का हेड क्यों बनाया गया? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हेड है। पार्लियामेंट का हेड क्यों बनाया गया? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हेड है।
तो इनके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के कारण ही इनकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इन्हें दी गई है। तो यही रीजन है कि पार्लियामेंट का हेड प्रेसिडेंट क्यों होता है। रीजन क्या निकलेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। अब अगला हम राज्यसभा पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी बस हमें अंडरस्टैंडिंग लेके चलती हैं। आगे ये सभी चीजें अगर आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो आपका काम आसानी से होता रहेगा। राज्यसभा, इसका आर्टिकल क्या है, इसका आर्टिकल है 80। ये क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो, द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज चेंज टू राज्यसभा ऑन 23 अगस्त 1954। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज चेंज टू राज्यसभा ऑन 23 अगस्त 1954। द मिनिमम एज फॉर इलेक्शन टू द राज्यसभा इज 30 ईयर। इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 250। उनमें से 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर में और सोशल सर्विस में। जो बाकी के 238 मेंबर्स होते हैं वे इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं स्टेट्स एंड यूटीज के द्वारा। मैं चीजें चीजें यहाँ बोलते चल रहा हूँ, आपको सिर्फ ध्यान से सुनते रहना है। इसके अंदर फैक्ट्स भी आएंगे, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी आएंगी। अब आगे की चीजें सुनिए। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड इन द स्टेट for the election of members of the Rajya Sabha, but the Parliament has the right to decide the process of election of representatives of the Rajya Sabha from the Union Territory. Fine. The Rajya Sabha was first constituted on 3 April 1952. 3 April 1952 with a total number of 216 members, including 12 nominated members. Since it is mentioned in the constitution that 1/3 of the members of the Rajya Sabha will retire every 2 years. Therefore, to maintain this system, the 6-year terms of many members of the first formed Rajya Sabha was reduced, for which the Council of States Terms of Office of Members Order 1942 was enacted. On this basis, members were divided into 3 categories. First, 1952 to 58, इसमें 78 मेंबर्स रखे गए जो अपना पूरा 6 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। सेकंड, 1952 टू 56, ये इसमें 74 मेंबर्स रखे गए जो अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। थर्ड कैटेगरी बनाएगी तो 1952 से 54, इसमें 67 मेंबर्स रखे गए जो सिर्फ 2 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, ये पूरा 6 साल का करेंगे। इन्हें अर्ली रिटायरमेंट के लिए प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर निकाला, काउंसिल ऑफ स्टेट टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑर्डर 1952। उसके थ्रू इन्हें पहले 67 को 2 साल के बाद रिटायर कर वो क्या कहते हैं, इनके जो टर्म है वे रिड्यूस कर दी गई। फिर 74 मेंबर्स की रिड्यूस की गई 4 साल के ऊपर, और ये जो बाकी के 78 मेंबर बचे उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब यहाँ जो मैं बात कर रहा था अपर हाउस की और लोअर हाउस की, उसके सबूत यानी एविडेंसेस देख लेते हैं, उसे ढंग से समझ लेते हैं। राज्यसभा एज अपर हाउस है, ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन राज्यसभा एज द अपर हाउस, बट इट कंफर्म्ड by several provisions of the constitution. Which are those provisions? Article 79, based on the sequence of different parts of the house, पहले president, then राज्य सभा, then लोक सभा, इस सीक्वेंस से पता चलता है। सेकंड, आर्टिकल 83 क्लोज 1 states that the Rajya Sabha shall not be dissolved. The reason for this is India is a union of state and Rajya Sabha is the representative assembly of the state. In such a situation, if the Rajya Sabha was dissolved, the political structure of India would cease to exist. For this reason, the Rajya Sabha as a permanent house has been created. Hence, from the point of view of structure, Rajya Sabha is the upper house of the Parliament of India. समझ में आया ना मैं पूरा? कहने का मतलब क्या है मेरे कहने का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर किसी भी चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रक्चर के हिसाब से पार्लियामेंट और राज्यसभा को एज अ परमानेंट हाउस बनाया गया। क्यों? देखो, अगर कि हमारे मान लीजिए ये हमारी कंट्री, इस कंट्री की बाउंड्रीज क्या, स्टेट्स हैं।
स्टेट को रिप्रेजेंट कौन कर रही है? राज्यसभा कर रही है। जब तक ये पेरीफेरी नहीं होगी तो ये केंद्र नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है, अगर मैं कोई ये के सेंटर बना देता हूं तो इस सेंटर का जब तक एग्जिस्टेंस नहीं है, जब तक इसकी कोई पेरीफेरी ना हो। खाली सेंटर, किस चीज का सेंटर? इसका कोई एग्जिस्टेंस बना ही नहीं। अगर इसके अंदर पेरीफेरी ऐड नहीं करी तो इसके एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा आ जाएगा। इसीलिए राज्यसभा को एज अ परमानेंट हाउस बनाया गया है, ताकि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा बना रहे। अगर 1 मिनट के लिए भी ये स्ट्रक्चर खत्म हुआ, यानी राज्यसभा अगर 1 मिनट के लिए भी डिसोल्व हो गई, 1 मिनट के लिए भी, तो उस 1 मिनट के लिए इंडिया का जो सेंटर है ना, उसके ऊपर एग्जिस्टेंस का खतरा आ जाएगा। इसीलिए राज्यसभा को कभी डिसोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से कहा गया है। मैथ के अंदर भी आपको पता होगा, अगर कोई सेंटर है तो उसकी पेरिफेरी होनी जरूरी है। अगर पेरिफेरी नहीं है तो फिर भी सेंटर ही किसी चीज का नहीं है। ये हमें पता चलता है आर्टिकल 83 क्लोज 1 से। इसी कारण राज्यसभा को एज अ अपर हाउस कहा गया। फिर सेकेंड हाउस का क्या मतलब? राज्यसभा एज द सेकेंड हाउस, उसका भी हमारे पास एविडेंस है। क्या? आर्टिकल 109 क्लोज 1। इसमें क्या कहता है? ये मनी बिल से रिलेटेड। इसमें कहा गया कि मनी बिल को राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। और दूसरा आर्टिकल 248 क्लोज 1, इसमें क्या ये कहता है कि द रेसिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, आर वेस्टेड इन द लोकसभा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, वर्किंग के हिसाब से अगर देखें तो दो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। पहला मनी से रिलेटेड मनी बिल, दूसरा जो रेसिड्यूज पावर्स है वे, ये दोनों के दोनों लोकसभा के पास है। लोकसभा वर्किंग के हिसाब से फिर प्राइमरी हाउस कहलाएगा, और ये दोनों पावर राज्यसभा के पास ना होने के कारण ये वर्किंग के हिसाब से सेकेंडरी हाउस कहलाएगा। Since the power of finance is vested in the union or the center, the Lok Sabha has the more power in this matter than the Rajya Sabha. That's why the Lok Sabha is the first house and the Rajya Sabha is the second house. अब फादर ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं? फादर ऑफ राज्यसभा होते हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो कि है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। इन्हें फादर ऑफ राज्यसभा कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थे। The election of Rajya Sabha members is done under the Representation of People Act 1951, right? Before 2003, it was mandatory that a person should be resident of the state to become a member of Rajya Sabha from any state. In case of Kuldeep Nair versus Union of India 2006, यानी जो कुलदीप नायर का जो केस था, कुलदीप नायर versus Union of India 2006, the Supreme Court said that a person can contest the Rajya Sabha election from any state. कहने का मतलब क्या मेरा? तो मैंने यहाँ ऊपर कहा कि 2003 तक ये मैंडेटरी था कि that a person should be resident of a state to become a member of Rajya Sabha from that state. यानी किसी स्टेट से राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है तो उस स्टेट का वहां का रेजिडेंट होना जरूरी था, यानी वहां पर उसका घर होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। बट कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्यसभा के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए आपको किसी भी स्टेट का नागरिक होना, मतलब आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट का नागरिक होना जरूरी नहीं है, बस किसी भी स्टेट के नागरिक हो, यानी भारत के नागरिक होना जरूरी है। किसी स्टेट के अंदर आपको रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है। तो तब से भारत के जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वे किसी भी स्टेट के मेंबरों पर दूसरे स्टेट से चुने जा सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था? पहले ये होता था, मनमोहन सिंह जी है, उन्हें असम से अगर वे चुनाव लड़ रहे थे, असम के अंदर उन्होंने अपना घर खरीदना पड़ा था, तब जाकर वे राज्यसभा के एमपी बन पाए थे। फाइन। तो इट इज नॉट नेसेसरी टू लिव इन अमेरिका टू नो अबाउट अमेरिका, राइट? Member of Rajya Sabha have knowledge about states, especially their particular states, so they can contest election from anywhere. That's why they do not have a particular Rajya Sabha constituency. यही कारण है कि उनकी कोई राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर्टिकुलर नहीं होती है, बल्कि वे होल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। The rule of contesting elections from any place in democracy and movement without obstacle was being violated before 2003. That's why that was unconstitutional and कोर्ट ने फिर चेंज किया उसे। इन लोकसभा ऑल्सो
Modi ji has the support base from Banaras because people of Banaras know that man, right? ये तो है नहीं कि वे गुजरात से चुनाव लड़ते हैं, अगर वे बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो बनारस का कल्याण नहीं कर सकते। बनारस के बारे में जानने के लिए बनारस के अंदर रहना जरूरी थोड़ी होता है, सही बात है। इन इंडिया रेफरेंडम कैन नॉट बी हेल्ड। ये अंडरस्टैंडिंग हम इसकी बाद में देखेंगे रेफरेंडम वाली। अगर मैंने यहाँ पर रेफरेंडम की चीजें स्टार्ट कर दी तो फिर ये पार्लियामेंट से लिंक ना होगे, काफी दूर इलेक्शन से लिंक हो जाएगा। ये वाली चीजें हम बाद में देखेंगे। अगला एक हमारा क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन है, प्रूव द रेलिवेंस ऑफ राज्यसभा एज द सेकंड हाउस इन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। राज्यसभा की रेलेवेंस बतानी है एज द सेकंड हाउस इन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये, जो हमने फेडरल स्ट्रक्चर अपना रखा है उसके अंदर राज्यसभा एक सेकंड हाउस की तरह कार्य कर रहा है। यानी क्या ये लोकसभा से, जो कि प्राइमरी हाउस है, उससे कम है, उससे कमतर है? क्योंकि ऐसा डाउट आ सकता है नाम से कि यहाँ सेकेंडरी कहा जा रहा है या प्राइमरी कहा जा रहा है, इसीलिए राज्यसभा की रेलेवेंस पूछी गई है। तो इस रेलेवेंस को ध्यान से समझिए। वेदर देर इज ए राइट ऑफ हाउसेज और पावर ऑफ हाउसेज और वर्क और रिसोर्सेज, देयर इज ऑलवेज इक्विटी नॉट इक्वालिटी। Lok has more power in India, right? But Rajya Sabha does not have less power. Fine? That is, whatever power Rajya Sabha needs, Rajya Sabha has. And Lok Sabha has more power because it needs more for its work. So, राज्य सभा की लाइन को इस्तेमाल नहीं की गई है, बट लोकसभा की लाइन को बड़ा कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास कार्य ज्यादा, उन कार्यों को करने के लिए उसे ज्यादा पावर की जरूरत है। राज्यसभा की पावर कम नहीं है, जितनी भी पावर उसे उसके काम करने के लिए चाहिए थी उतनी उसके पास है। यही सेम है लोकसभा के पास। लोकसभा को अपने कार्य करने के लिए अगर ज्यादा पावर चाहिए तो उसे ज्यादा पावर दी गई है। इक्विटी का कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो हो रहा है, ना कि इक्वालिटी का। देन व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द सेकंड हाउस इन द फेडरल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द सेकंड हाउस इन ए फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? देखो, बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चंस। कहने का मतलब क्या, एक के अंदर इंडिया है, दूसरे के अंदर इंडिया मैंने नहीं बोला है। बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेल व्हाई इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, देन व्हाई देयर इज ए सेकंड हाउस, देन व्हाट इज इट्स रेलेवेंस। अब समझो, इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर इज दैट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट। फाइन। For this reason, it is also called a unitary federation. States have been formed here in terms of work, while the center has been given more powers for the unity and integrity of the country. In the Parliament of India, Rajya Sabha is the upper house in terms of structure, because in case of dissolution of Rajya Sabha, India will cease to exist. On the other hand, since the union and center has been given comparatively more powers, the power of finance lies with the center. Finance is the most important for running any government system, right? And due to the center having such power, Lok Sabha is called the first house and Rajya Sabha is called the second house. Apart from the powers of finance, both have equal say in almost all other areas. The house have almost equal powers. The Indian system of governments work on the principle of equity. That is, here along with resources, powers are also distributed as per the need. On this basis, Rajya Sabha has more powers than Lok Sabha in Article 249 and Article 312. With these two articles, Rajya Sabha can pass a resolution and declare any subject of the state's list as of national importance, right? And can also take initiative for the creation of All India services. So, Rajya Sabha is secondary house, but it is not क्या कहते हैं कि मतलब लोकसभा के अधीन नहीं, नॉट अंडर द लोकसभा,
राज्यसभा के भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने कार्य के अकॉर्डिंग अपनी एक्स्ट्रा पावर मिली हुई है. बोथ द हाउसेज हैव इक्वल पावर्स, फाइन, especially on the matter of formation of new states and constitutional amendment. So both work as complements to each other. अब इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं हम? कंक्लूजन हम लिख सकते हैं कि द रेलेवेंस ऑफ राज्यसभा एज द अपर हाउस और द सेकंड हाउस कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी फॉर्म. If there was no relevance or practical things or justification as the upper house, then India would have ceased to exist. And if there was no practical or justification, in other words, then the Lok Sabha would have become autocratic. So in both the situation, it is completely justified. Fine. And one more thing. In today's time of coalition politics, Rajya Sabha is more powerful. If it is difficult for a party to get a clear majority, then the government is always work under pressure. यही था हमारा राज्यसभा. अब हम पढ़ते हैं आगे लोकसभा. देखो मैं चीजें ना लिख नहीं रहा हूँ, चीजें लिख इसलिए नहीं रहा हूँ कि जब मैं लिखता हूँ तो लिखते लिखते जब मैं याद करके चीजें बोल रहा हूँ, दिमाग के अंदर चीजें सीक्वेंस में बिठाई हुई है, फिर भी है ना गड़बड़ा जाती है. तो इसलिए लिख ना करके मैं सिर्फ बोल रहा हूँ. आप सभी को जरूरत है कि आप सिर्फ ध्यान से समझें. अच्छा, एक दो अंडरस्टैंडिंग हो रहा है राज्यसभा से रिलेटेड. वे क्या है? राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ स्टेट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट इज फ्रॉम यूनियन, राइट. राज्यसभा तो रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ स्टेट है ना, एंड वाइस प्रेसिडेंट इज फ्रॉम यूनियन. देन राज्यसभा विद वाइस प्रेसिडेंट बोथ सिग्निफाइज यूनियन ऑफ स्टेट्स. यानी यूनियन ऑफ स्टेट की डेफिनेशन यहां से भी निकल कर आती है. क्या? यही डेफिनेशन कि राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज फ्रॉम द यूनियन. जब बोथ मिलते हैं दोनों के दोनों, राज्यसभा विद वाइस प्रेसिडेंट, ये सिग्निफाई करता है यूनियन ऑफ स्टेट. इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पोजीशन, सो इट कैन बी अलाइन विद सम सुप्रीम इंस्टीट्यूशन. व्हाट इज दैट? दिस इज राज्यसभा, so that dignity of post can be maintained. Vice President is not part of legislation. ध्यान रखना, he is part of executive. He is elected as Vice President, not as a chairman of Rajya Sabha. Fine. अब हम लोकसभा के ऊपर आते अपने. देखो, for the functioning of Lok Sabha and Rajya Sabha, their own procedures and regulations which will be applicable. Fine. Apart from this, directions of the speakers are also important for the functioning of Lok Sabha. The first such guidelines were issued in 1956. देखो, मैं यहाँ पर बाईलैंग्वेज बोल रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स आए थे कि इंग्लिश के अंदर भी पढ़ाइए, इसलिए कुछ चीजें बाईलैंग्वेज ही चल रही है. अब यहाँ पर ध्यान से समझो. हाउस और लोकसभा को रन करने के लिए कुछ चीजों का यूज किया जाता है. कौन कौन सी चीजें? पहली है प्रोसीजर मैनुअल, जिसके अंदर रूल्स एक्सेट्रा लिखे होते हैं, ये पार्लियामेंट्री लॉज होते हैं. सेकंड होती है डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर, और थर्ड होती है ट्रेडिशंस. अगर कोई काम करना है तो सबसे पहले देखा जाता है कि पार्लियामेंट्री लॉज में उसके बारे में लिखा है और नहीं, कि करना कैसे है. अगर नहीं लिखा है तो देखा जाता है कि स्पीकर ने उससे उसके ऊपर कभी कोई डायरेक्शन दी है और नहीं. अगर ये भी नहीं है तो फिर ट्रेडिशंस क्या है, मतलब पहले से इस पर कैसे काम होता आ रहा है वे देखेंगे. ट्रेडिशंस भी लॉज की ही इंपॉर्टेंस रखते हैं. जैसे प्रोटेम स्पीकर है, ये ना ही कोई पार्लियामेंट्री लॉ है, ना ही कोई डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर है, ये एक ट्रेडिशन है जो हमेशा से फॉलो होता आ रहा है. अब स्पीकर टाइम टू टाइम हाउस को रन करने के लिए डायरेक्शन देता है. करंटली सच ए गाइडलाइंस इज इन प्लेस सिंस 2013. फाइन. ए जेंडर न्यूट्रल गाइडलाइंस वाज आल्सो एडेड इन 2014. If there is such a situation where there are no rules, parliamentary rules I mean, like in the case of bulletin, then speakers give direction. For that, G.V. Mavalankar for the first time gave direction in the first Lok Sabha. Another things इसके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड और क्या हो सकती है? हाँ, एक और चीज थी कि if punishment is to be given, if the person is declared unworthy, then speaker can order arrest warrant or can call the marshal to throw him out. Even if the woman is doing something wrong, then she can be punished by the speaker because there are now gender neutral laws.
और यही जेंडर न्यूट्रल गाइडलाइन 2014 से ऐड भी की गई थी। द स्पीकर इज एन ऑफिस इन itself. That's why after the dissolution of house, the speaker holds its post. फाइन। देखो, स्पीकर, सीएजी और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। ये तीनों स्पेशल पोजीशन होती हैं। कौन कौन सी? स्पीकर, सीएजी और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये स्पेशल पोजीशन क्यों है? क्योंकि ये अपने आप में ही ऑफिस होते हैं, ऑफिस इन हिमसेल्फ। अगर सेशन ना भी चल रहा हो ना, तब भी ये ऑर्डर दे सकता है स्पीकर। सेम विद सीएजी और सेम विद सीजीए, यानी चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट्स के होते हैं, उन सबके साथ भी सेम है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सिर्फ एक चेयर पर बैठा होना चाहिए, फिर चाहे वे कहीं पर भी हो और कैसे भी चेयर हो। जैसे ही वे चेयर पर बैठ गया, वे अपने आप में अब ऑफिस हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हमें एक क्वेश्चन और देखना है। एक क्वेश्चन है कि मनी बिल प्रेसिडेंट की परमिशन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। फाइन। मतलब बिल के इंट्रोड्यूशन से पहले ही प्रेसिडेंट कह देता है कि मनी बिल है, बट जब वे लोकसभा में जाता है तो वहां स्पीकर के पास पावर्स है कि फाइनल डिसीजन वही लेगा, एंड स्पीकर कह सकता है कि मनी बिल नहीं है। तो अगर ऐसा हो गया तो प्रेसिडेंट की डिग्निटी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है, मतलब जब एक बार ही प्रेसिडेंट ने ये कह दिया कि ये मनी बिल है, एंड देन उसके ऊपर क्वेश्चन हुआ और स्पीकर ने कह दिया कि ये मनी बिल नहीं है, तो प्रेसिडेंट की बात का क्या? देखो भाई, यहां पर है ना, प्रिंसिपल्स का रोल है। मतलब जब प्रेसिडेंट कहता है कि प्री अप्रूवल देता है बिल को एज ए मनी बिल, तब प्रेसिडेंट एज ए एग्जीक्यूटिव हेड की पोजीशन में ऐसा करता है, नॉट एज ए हेड ऑफ नेशन। फाइन। तो एग्जीक्यूटिव हेड से परमिशन लेकर मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट स्पीकर लोकसभा का हेड है। मतलब है कि इंडिया के डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस का हेड है। तो यहां पर पॉपुलर सोवर्निटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। मतलब जो भी स्पीकर कह रहा है वे होल इंडिया की वॉइस है। तो अब ऐसे में एक साइड होल इंडिया की वॉइस है, यानी पॉपुलर सोवर्निटी है, दूसरी तरफ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, यानी प्रेसिडेंट है। इसमें वेटेज इंडिया की वॉइस का ज्यादा होता है। इसीलिए स्पीकर अगर कह भी दे कि ये मनी बिल नहीं है, तब भी प्रेसिडेंट की डिग्निटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए मनी बिल के ऊपर प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर सकता, क्योंकि वॉइस ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, साथ में डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस से पास हुआ है। तो एंड मनी बिल तो पब्लिक का ही है ना, मनी तो पब्लिक का ही है ना। सो स्पीकर के इस रोल से दो बातें क्लियर होती हैं। पहला, लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल बना हुआ है। दूसरा, एज द हेड ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस, द स्पीकर रिप्रेजेंट द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। इवन द प्रेसिडेंट कैन नॉट ओवरटर्न द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम सोवर्न पीपल। इसीलिए ज्वाइंट सीटिंग भी नहीं होते मनी बिल के ऊपर, क्योंकि स्पीकर यहाँ पॉपुलर सोवर्निटी लिए हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द समरी ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी लाइज विद द स्पीकर। फाइन। यही था हमारा लोकसभा स्पीकर। अरे नहीं, अभी तो मैं आपको फैक्चुअल चीजें भी तो बतानी है ना, चलो वे भी देख लेते हैं। फैक्चुअल चीजें स्पीकर से रिलेटेड। आर्टिकल 93, एक तो आर्टिकल 93 में क्या बताते हैं? आर्टिकल 93 कहता है, आर्टिकल 93 provides for the speaker of the Lok Sabha who is elected at the first meeting of the new Lok Sabha, which is presided over by the provisional speaker. Since the speaker is not an elected member of the house and takes oath as a member, he is not required to take oath as a speaker. Fine. The speaker can be removed by an effective majority. For this, he should be given 40 days notice in advance. The removal motion must clearly state the charges, must not contain any personal views, and must not use any derogatory words. The salary and allowances of the speaker shall be paid from the Consolidated Fund of India under Section 112 Clause 3 Subclause B. जो टेबल ऑफ द हाउस होता है ना लोकसभा में, जहां काफी सारे ऑफिसर्स बैठकर लिखते रहते हैं, वही स्पीकर के नीचे वही सेक्रेटरीट होता है लोकसभा का, उसमें सेक्रेटरी भी होता है।
अब हमें देखना है, थोड़ा सा चीजें समझ लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स क्या होते हैं स्पीकर के। तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट जो होता है वे फंक्शंस करता है अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्पीकर। पहला रेगुलेटरी फंक्शन होते हैं इनके क्या, द स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑल द फंक्शन ऑफ द हाउस। सेकेंड इसके लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी होते हैं। कैसे, आर्टिकल 100 है मेरे ख्याल से, हाँ आर्टिकल 100 है जो एक्सरसाइज करता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट किस में होगी, कास्टिंग वोट होगी जब इक्वालिटीज ऑफ वोट हो जाती है, तब आर्टिकल 100 का यूज किया जाता है कास्टिंग वोट करने के लिए। ये हो गया लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द लोकसभा स्पीकर। उस लोकसभा स्पीकर की स्पेशल पावर्स भी होती है, कौन सी, ये प्रिसाइडिंग करता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 118 क्लोज 4 के अंदर होती है। ये कहता है क्लोज आर्टिकल का, इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर द जॉइंट मीटिंग विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय सच पर्सन एज हैज बीन मेंशन्ड इन द रूल्स। फाइन, द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू डिटरमाइन सच रूल्स फॉर विच द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर कंसल्टेड। इस चीज के लिए दोनों ही कंसल्टेड किए जाते हैं, फिर किसी को क्या कहते हैं वो प्रिसाइड करने के लिए बताया जाता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होते हैं अब लोकसभा स्पीकर के, आर्टिकल इस 110 यानी 110 का क्लोज 3 होता है जो स्टेट करता है दैट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑन द मैटर ऑफ सर्टिफाइंग ए मनी बिल शैल बी फाइनल। अब टेम्पररी और प्रोटेम स्पीकर को भी वो देख लेते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस भी समझ लेते हैं। ये जो वर्ड है ना प्रोटेम, इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोटेम्पोर which means for the first time being, for the time being, I am again repeating, the protem word is derived from the Latin word protempore which means for the time being. In India there is no written legal provision for this and it is in accordance with the tradition taken from the British system. Fine. The first meeting of the new Lok Sabha is presided over by the temporary speaker in which the elective representatives take oath and elect the new speaker. We all know that. A list of names of members for the temporary speaker is handed over to the parliamentary affairs minister. Then he selects a name from that list and sends it to the president. And with the approval of the president, the person is appointed as the temporary speaker. Although there is no legal provision for a temporary speaker, याद रखना इसे, there is a no legal provision for a temporary speaker, but it is very important in parliamentary governance. Since the Lok Sabha was dissolved before the election, the previous speaker cannot preside over the new Lok Sabha session. In such a situation, if there is no temporary speaker, it will not be possible to give the elective representatives the power. The most important thing is that the new speaker is elected in this meeting. Therefore, if there is no temporary speaker, the permanent speaker of the Lok Sabha will not be elected, due to which the session of the Lok Sabha will not be started. The popular sovereignty will interrupted and the parliamentary system will stop working. So, in such a situation, it would be against not only the basic spirit of the parliamentary system of government, but also the basic spirit of democracy inherent in elections, right? And why is there no written provision for this? Because there is no time gap. What I mean to say, yes, there is no written provision for this because there is no time gap. Even after the dissolution of the Lok Sabha, the speaker would have remained in office. When a new speaker would have been elected, the old one would have been removed. The gap between them is not mentioned in the constitution or the procedure rules. जो parliamentary laws होते हैं वे, when gap is not mentioned, तब temporary speaker को भी mention नहीं कर सकते। जब गैप ही मेंशन नहीं है तो टेम्पररी स्पीकर को भी मेंशन नहीं कर सकते। कहीं पर गैप होता तभी तो किसी प्रोविजन को डालते ना बीच में, गैप ही नहीं है तो कैसे कर देंगे हम। डिस्पाइट सच इंपोर्टेंस देयर इज नो लीगल प्रोविजन फॉर द टेम्पररी स्पीकर।
because the speaker of the dissolved Lok Sabha continues to hold office until a new speaker of the Lok Sabha is elected. प्रोटेम को जो ओथ लेने की जरूरत नहीं, मतलब प्रोटेम जो स्पीकर होता है ना, उसे कोई ओथ लेने की भी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जब यार कोई लीगल प्रोविजन ही नहीं है तो इसे ओथ लेने की भी जरूरत नहीं होगी, और जब कोई वो ओथ ही नहीं ले रहा है, जब कोई लीगल प्रोविजन ही नहीं है, तो फिर उसको इस काम के लिए कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। अब अगली चीज हम पढ़ते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट स्टैंड बाय पोजीशन होती है और सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है प्रेसिडेंट के पास, और ये स्टैंड बाय पोजीशन है, यानी इंतजार करती है कि प्रेसिडेंट का अगर कभी सीट वैकेंट होती है तो उनकी जगह लेगा। इन दोनों चीजों के साथ जो चेयरमैन है, वे भी उसकी भी मतलब चेयरमैन की भी भूमिका अदा की जाती है राज्यसभा के स्पीकर के द्वारा। बट अगर राज्यसभा उन्हें उनके चेयरमैनशिप से हटा देता है तो वाइस प्रेसिडेंट भी वे नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों? इस चीज को जस्टिफाई अब कैसे करेंगे? तो भाई इसके लिए भी आपको दो आर्टिकल याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से? आर्टिकल 64 एंड आर्टिकल 89। इन दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। क्या? दोनों के अंदर ये लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। बट ऐसा क्यों भाई? दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर अगर दोनों के अंदर तो सेम ही चीज लिखी है तो एक ही आर्टिकल लिख देते हैं। थोड़ा भी अंतर नहीं क्या दोनों आर्टिकल में? भाई अंतर है क्या? डिफरेंस क्या है? जो आर्टिकल 52 से 78 हम सभी को पता है ये एग्जीक्यूटिव के प्रोविजंस है। इन्हीं के बीच में पड़ता है आर्टिकल 64 जो डील करता है विद द एग्जीक्यूटिव कंपोनेंट। इसलिए यहां एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात की गई है। एज ए एग्जीक्यूटिव पोस्ट मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट सेल बी वाइस प्रेसिडेंट सेल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। और आर्टिकल जो 89 है ये डील करता है लेजिस्लेटिव कंपोनेंट से। इसलिए यहां ये बताया गया कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा। ध्यान रखना, बारीक की चीजें बता रहा हूं, बहुत बारीक चीजें। ये प्रूफ करता है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्टेड हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट जो जिस पोस्ट पर इलेक्टेड हुआ है, बट अगर राज्यसभा चेयरमैन की पोस्ट से उसे हटा दिया जाए तो वे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से भी हट जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट एक स्टैंड बाय पोजीशन है, इसको कोई मतलब इन्हें कोई काम नहीं दिया गया सिर्फ इस चीज के अलावा कि प्रेसिडेंट के नहीं। छोड़ो, इस चीज को हम थोड़ा नहीं पढ़ते, थोड़ा ना ये कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज होगा कि अगर मैंने ये चीज आपको बता दी तो हम इसे रहने देते। वैसे भी ये काम के नहीं है, मैं ऐसे मजाक के लिए कहने वाला था। आर्टिकल 64 को देखते हैं। आर्टिकल 64 स्टेट्स करता है दैट द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ए सिमिलर प्रोविजन इज आल्सो मेड इन आर्टिकल 89(1). Article 63 provides for a vice president of India. The main reason is for keeping this post। ये इंस्पायर हुई अमेरिका से। इसका मेन रीजन है फॉर कीपिंग दिस पोस्ट इज टू सेव इंडिया फ्रॉम अनार्की फाइन in case of vacancy of the post of the president. Therefore, the vice president is made the ex officio chairman of the Lok Sabha. By virtue of this, the vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha as an office of parliament under article 89(1). देखो भाई, एक बार क्या हुआ, मैं ना ऐसे ही कहीं पढ़ा रहा था, तो फिर वहां पर है ना एक यही पढ़ा रहा था कि मैं कि वाइस प्रेसिडेंट एक स्टैंड बाय पोजीशन होती है। तो वहां पर किसी बच्चा पूछता है, मैं उससे पहले एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा था कि जब भाई प्रेसिडेंट मर जाते हैं या टर्म के अपनी टर्म के बीच में, तब वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाता है। देन बाद में उससे ओथ दिलाते हैं और रेजिडेंट उसका उनका शिफ्ट करते हैं, क्योंकि कोई गैप नहीं रहना चाहिए। अगर हेड ऑफ स्टेट नहीं होगा एक मिनट के लिए भी तो इंडिया के अंदर अनार्की आ जाती है उतने टाइम के लिए। तब एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर, प्रेसिडेंट अगर रात को सोते हुए मर जाए और किसी को पता ही ना चले और सुबह पता चले, पूरी रात तो इंडिया अनार्की में रह गई, यानी इंडिया के अंदर अनार्की एस्टेब्लिश हो गई। तो मैंने कहा भाई कहां से लेके आते हो ऐसे डाउट? फिर मैंने उसका एक आंसर निकाल के दिया कि जैसे ही प्रेसिडेंट मर जाते हैं, मान लो कि तो उसी टाइम वैसे ही उनकी सोल, उनकी आत्मा उनकी बॉडी से निकलकर वाइस प्रेसिडेंट की बॉडी में चली जाती है और अनार्की नहीं रह पाती। गजब बच्चे भाई। Like the Lok Sabha Speaker, the chairman has all the powers to conduct the proceedings of the House, including the power to cast a deciding vote in the case of equality of votes
and to disqualify a members on the ground of defection under the 10th schedule. The chairman cannot be preside over a joint sitting or certify an money bill. Fine. आर्टिकल 112 क्लोज 3 कहता है द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द चेयरमैन shall be paid from the consolidated fund of India. The Rajya Sabha can remove the chairman from office by an effective majority, after which he will also lose the post of vice president. For the election of the vice president, the members of both houses of parliament elected plus nominated from the form करते हैं electoral college, form the electoral college. Member of state assemblies are not included in this. फाइन. यहाँ पर हमने इन सब की अंडरस्टैंडिंग भी ले ली है और यहाँ पर ये कंप्लीट होता है ये वाला टॉपिक. अब इससे अगली चीज हमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ना है. अब हम उसे देखते हैं. अब हमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ना है. इसे भी बड़े ध्यान से सुनते चलिएगा, आपको चीजें आराम से समझ में आती रहेंगी. प्रिविलेजेस मतलब कोई काम किए जा सकने के लिए एक्स्ट्रा पावर होना. भाई इंडिया के अंदर ना देखो प्रिविलेजेस नहीं हो सकते, अदरवाइज इट विल वोलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है भैया कि इंडिया के अंदर जो हम प्रिविलेजेस करते हैं ना, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस असल में वे प्रिविलेज होते ही नहीं है. क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को प्रिविलेज दे दिया गया तो इंडिया का जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी का उसे वोलेट कर देगा. होता क्या है कि इसके अंदर किसी दूसरे के रिलेटिवनेस में यानी एमपीज एक्सेट्रा में उन्हें प्रिविलेज फील कराने के लिए जो दूसरे कॉमन पर्संस के जो जनता के सिटीजन्स के जो राइट्स होते हैं वे लिमिट कर दिए जाते हैं, जिससे लगता ऐसा है कि किसी दूसरे को प्रिविलेज दे दिया गया है. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है उन्हें कोई प्रिविलेजेस नहीं मिला होता है बल्कि सभी की लाइन इक्वल होती है. बट उन्हें क्योंकि एक्स्ट्रा काम करना होता है, वे हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए उनके राइट्स के आगे दूसरों के जो राइट्स हैं उन्हें लिमिट कर दिया जाता है. जब ये राइट दूसरों के लिमिट हो गए और इनके लिमिट नहीं हुए तो ऐसे फील होता है कि ये प्रिविलेज है इनका. असल में भाई प्रिविलेज नहीं होके राइट्स को लिमिट कर दिया जाता है दूसरों के, जिससे प्रिविलेज लगता है. हमारे राइट्स लिमिट कर दिए हैं, हम एमपीज को पार्लियामेंट में कहे मतलब हम जो एमपीज है पार्लियामेंट में उनके द्वारा जो कही गई कोई भी बात है उनके द्वारा कहे गए किसी भी बात को लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते. लीगली रिस्पॉन्सिबल बनाने का राइट किसके पास था? हमारे पास था कि भाई उन्होंने कोई गलत टिप्पणी कर दी है तो हम उन्हें लीगली रिस्पॉन्सिबल बना देंगे. बट क्योंकि वे हमारे एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं वहां पर, तो हमारे लिए ही मांगे उठा रहे हैं, हमारे लिए ही बात कर रहे हैं, तो उनको ये कि वे अपनी मांगे अपनी बातें ठीक ढंग से रख सके, ये राइट देने के लिए हमने क्या किया कि हमने दूसरे लोगों का ये राइट की लीगली रिस्पॉन्सिबल बना सके. कोई गलत टिप्पणी कर दी गई है, इस राइट को लिमिट कर दिया कि अब लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता. और जब ये राइट लिमिट हो गया कि लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता तो उन्हें जो ये राइट मिल गया कि वे कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक तरह की मतलब कोई टिप्पणी वगैरह कर सकते हैं. इस तरह से दूसरों के राइट्स को लिमिट करके उन्हें एज ए प्रिविलेज फील करा दिया जाता है. अब अगर उन्होंने गाली भी दे दी है पार्लियामेंट के अंदर तो स्पीकर और चेयरमैन देखेंगे कि क्या करना है, कौन सा एक्शन लेना है, थैंक्स देना है या उन्हें कोई एक्शन लेना है. बट इसके अंदर अदर सिटीजन से वे कुछ नहीं कर सकते. तो जब हमारे राइट्स लिमिट हो गए तो उन्हें फ्रीडम टू स्पीक मिल जाती है. बट ये फ्रीडम भी अनकंट्रोल्ड नहीं है भाई, हाउस के अंदर इस पर भी कंट्रोल है. एंड अगर उसने कोई क्राइम कर दिया उन्होंने तो एक्शन एंड पनिशमेंट उन्हें भी मिलेगी. इसलिए ये कोई अनकंट्रोल्ड प्रिविलेज भी नहीं है. हर जगह हमारे राइट्स को लिमिट करके किसी को प्रिविलेज दिया जाता है, चाहे फिर वे प्रेसिडेंट हो या फिर समवन एल्स हो. इसी चीज को हम इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून टू जुडिशियल एक्शन. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की लैंग्वेज बहुत स्पेसिफिक है जो दूसरे प्रिविलेजेस से अलग है.
दूसरे प्रिविलेजेस का मतलब का मतलब होता है कि कोई बहुत बड़ी रिमिशन दे रखी है, एन एक्स्ट्रा पावर दे रखी है। बट इंडिया में यहाँ हमने कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं दे रखी, क्योंकि हमारे इक्वेलिटी का प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाता है, इसलिए हमने सिटीजन्स की राइट को लिमिट कर दिया। दैट्स व्हाट आवर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविलेजेस इज। ध्यान रखना इसे, ये इंडिया के प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट है। अब ये ऐसा क्यों किया गया भाई, क्यों दिया गया ये प्रिविलेज? वी हैव नॉट कोडिफाइड देम, वाई? देखो, एमपीज का काम कोई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ये पार्लियामेंट में जो वे बोलते हैं वे कोई उनके थॉट्स नहीं होते हैं, वे तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिटीजन्स के थॉट होते हैं जिन्हें वे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उनका कोई पर्सनल थॉट तो है नहीं। अगर उन एमपीज को डरा दिया गया कि ये कह के कि अगर आप कुछ बोलोगे तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है, तो वे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की बात रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा ना, एंड दैट विल बी अनडेमोक्रेटिक। एंड पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है ठीक से चलती रहे एंड उसमें कोई ऑब्स्टेकल ना आए, इस प्रिविलेज का ऑब्जेक्टिव, ये इस प्रिविलेज का ऑब्जेक्टिव होता है। ये रीजन तो उनके वर्ड्स के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हो गया, बट अगर थ्योरेटिकली अगर एस्पेक्ट से देखें तो ये डेमोक्रेटिक के साथ कंपेटेबल है। कहने का मतलब क्या है, अगर पब्लिक के थॉट्स का एक्सप्रेशन फ्रीली नहीं होगा तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगा। तो प्रिविलेजेस को देने का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इंडियाज डेमोक्रेसीज है, एंड ऑब्जेक्टिव है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की स्मूथ वर्किंग। भाई इन्हें फिर लिखा क्यों नहीं कहीं पर यार? क्योंकि ये चेंजिंग सिचुएशन में चेंज होते रहने चाहिए। अगर इन्हें लिख दिया तो ये रिजिड हो जाते हैं, क्योंकि हर बार इनमें चेंजेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ता, और डेट विल बी टू कॉम्प्लेक्स। इसलिए कुछ बेसिक चीजें लिख दी हैं लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड कुछ चीजें लिख दी पार्लियामेंट्री लॉज में, अदर चीजों को फ्लेक्सिबल बना रखा। स्पीकर और चेयरमैन को पावर दे दी कि वे इन पे कंट्रोल करें। काफी बार होता है कि एमपीज कोई ऐसा काम करे जो हमारे लिए गलत हो, एंटी सोशल हो, लाइक गाली देना, माइक तोड़ देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्पीकर तब तक एक्शन नहीं लेता है जब तक कि एक्सट्रीम लिमिट क्रॉस ना हो जाए, लाइक कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। अदरवाइज स्पीकर ने मानकर चलता है ये बात कि एमपीज अपने एक्शन से लाइक माइक तोड़कर हाउस का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पब्लिक के थॉट्स का एक्सप्रेशन कर पाए। यानी उनकी एक्शन के पीछे जो उनका उद्देश्य वे अच्छा है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के थॉट्स का एक्सप्रेशन करना, इसीलिए वे माइक वगैरह तोड़ रहे हैं। माइक तोड़ना, डेस्क ठोकना, तोड़ना, ये सब ध्यान दिलाने के मीडियम्स है भाई यहाँ पे। जैसे ही उन पर ध्यान आएगा वे कहेंगे कि ये माइक तोड़ना तो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो मैं अपने पब्लिक की प्रॉब्लम्स को बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसलिए बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं जब तक सीरियस बात नहीं। फाइन। लीगल प्रिविलेज एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इन दोनों में फिर क्या डिफरेंस होता है भाई? देखो, लीगल प्रिविलेज का मतलब है टैक्स रेमिशंस हो गए, लाइक एसईजेड हो गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए, ये सब है लीगल प्रिविलेज। बट जब इम्यूनिटी देने के लिए दूसरे के राइट्स को लिमिट करते हैं तो वे होते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। अब ये पार्लियामेंट्री राइट्स कुछ है कौन कौन से भाई? जैसे कि ड्यूरिंग द सेशन, 40 days बिफोर एंड 40 days आफ्टर इट, no member shall be arrested or nor shall be compelled to appear as a witness in the court. दिस एक्सेप्शन जो दी है, एग्जाम्पशन दी है, इज नॉट एप्लीकेबल इन क्रिमिनल केसेस एंड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। फाइन। द हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज द पावर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एनी पर्सन, इट हैज ऑल्सो द पावर टू एक्सपेल एनी मेंबर और एनी अदर पर्सन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का। प्रोसीडिंग्स कहते किसको है भाई? तो देखो, सेम ऑब्जेक्टिव वाली एक से ज्यादा प्रोसीजर्स के ग्रुप को प्रोसीडिंग कहते हैं। लाइक बिल पास करना एक प्रोसीडिंग है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट बिल कौन सा है, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? हमारा आंसर होना चाहिए ऑर्डिनरी बिल। ध्यान से कह रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। अगर पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट बिल कौन सा है, तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑर्डिनरी बिल, because ordinary bill is the most important bill to establish rule of law. मनी बिल तो एक ही बार ही आता है साल में, और अमेंडमेंट बिल भी काफी सालों में एक बार आता है, तो फिर एवरीडे वर्ड्स के लिए ऑर्डिनरी बिल ही तो चाहिए ना।
एंड एवरी डेज वर्क के बिना कंट्री में गवर्नेंस होगी नहीं, तो इसलिए ऑर्डिनरी बिल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल होता है। अब व्हाट इज बिल? तो बिल इज ए डॉक्यूमेंट विच गिव सर्टेन गारंटीज और सर्टेन गाइडलाइंस, जो कि पास होने के बाद मतलब कंसेंसस मिलने के बाद लॉ बन जाता है, और गजट में पब्लिश होने के बाद गजट में जो डेट लिखी होती है उस डेट से इंप्लीमेंट होने लगता है। एवरी बिल हैज टू बी अप्रूव्ड बाय कैबिनेट बिफोर इंट्रोडक्शन। यही रीजन है कि पार्लियामेंट मेंबर बिल जो बहुत कम पास होते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल को कैबिनेट अप्रूव करेगी नहीं। 2052 से 1952 से लेकर 2022 तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल थे आउट ऑफ 300 जो पास हुए थे। अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइवेट बिल होता है तो उससे गवर्नमेंट अपना बनाकर, यानी उस बिल को गवर्नमेंट अपना बनाकर इंट्रोड्यूस कर देती है। प्राइवेट का नाम भी नहीं आने देते, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का ध्यान नहीं था उस टॉपिक पर एंड किसी प्राइवेट मेंबर ने ध्यान दिलाया, तो ये आलोचना गवर्नमेंट नहीं सहना चाहती। बहुत सारे प्राइवेट मेंबर्स इसलिए बिल लेकर आते हैं सो दैट जो हमारा टॉपिक प्रायोरिटी में काफी नीचे है, तो गवर्नमेंट का ध्यान दिलाने के लिए कि पर्टिकुलर टॉपिक अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, एंड इससे प्रायोरिटी में ऊपर लेकर आए जाए। एंड अगर गवर्नमेंट को लगे कि हाँ भाई यस इट इज गुड इशू, तो उस पर बिल लेकर आकर उसे पास कर देगी, अदरवाइज नहीं करेगी। एग्जाम्पल इसका क्या है भाई, जो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड बिल था ना जो पास हुआ था, इक्विटी के प्रिंसिपल, वो इसी चीज का एग्जाम्पल है। जो ओपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं ना वे भी एमपीज हैं, बट वे जो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे उसे गवर्नमेंट पास होने देगी नहीं, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं होती है, तो उनके इंट्रोड्यूस करने का कोई लॉजिक यहाँ पर फिर बनता नहीं, इसलिए वे बहुत ही कम रेयरली कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। अब भाई कुछ बिल हाइब्रिड भी होते हैं। अब हाइब्रिड क्या है, ये भी एक रेयर ही चीज होती है। हाइब्रिड में क्या कहते हैं, जिसे गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है और जिसमें प्राइवेट मेंबर्स के इनपुट्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, उसे हाइब्रिड कहते हैं। फाइन। अब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहले है जनरल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। इसमें क्या होता है, ये रिलेटेड है भाई ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, और जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड, ऐसे इशूज से रिलेटेड। फिर कुछ होती है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो स्पेसिफिक होती है। कैसी स्पेसिफिक से मतलब, या जो इम्पीचमेंट करने के लिए हो, जैसे जैसे प्रोसीजर्स ऑफ रिमूविंग जज से, या रिमूविंग ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन या सीएजीज को अपने ऑफिस से रिमूव करने के लिए, यानी इम्पीचमेंट के लिए जो प्रोसीडिंग होगी वे स्पेसिफिक प्रोसीडिंग कहलाएगी। फिर एक लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग होती है। लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग का क्या मतलब है, उसका मतलब है कि जो बिल को पास करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे फॉलो करने के लिए जो प्रोसीडिंग की जाती है। कौन कौन से बिल भाई, जैसे ऑर्डिनरी बिल हो गया भाई यार, या मनी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, अमेंडमेंट बिल हो गया, ऐसे। अब देखते हैं भाई लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट के अंदर, यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस है क्या। तो बिल है जो मैंने बताया कि इट इज ए proposal which is similar to act, hence after being passed by the parliament and getting the assent of the president it takes the form of a law. There are three categories of bill based on introduction. First is government bill, second is private bill, and third is hybrid private bill, जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं। अब ऑर्डिनरी बिल के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल क्या है, एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वी ऑल नो। अंडर आर्टिकल 107 द फॉलोइंग प्रोविजंस आर क्या कहते हैं, आर्टिकल में यही लिखा हुआ है कि दो आर्टिकल 107 के अंदर की कुछ प्रोविजंस ऐसे दिए हुए हैं जो इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल की। वे प्रोविजंस क्या है, पहला है इफ ए बिल इज पेंडिंग इन पार्लियामेंट इट शैल नॉट लैप्स एट द एक्सपायरी ऑफ द सेशन। सेकंड क्या है, if a bill is pending in the Rajya Sabha or has been passed by the Lok Sabha, the dissolution of the Lok Sabha shall not lapse it. थर्ड क्या है, if a bill is pending in the Lok Sabha or if a bill has been passed by the Lok Sabha and is pending in the Rajya Sabha, it will lapse with the dissolution of the Lok Sabha. कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब ये है कि अगर गलती से भी उसने राज्यसभा को लोकसभा को टच कर लिया है तो वे बिल लैप्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब भैया यही है, अगर लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में चला गया है तो राज्यसभा भाई अमेंडमेंट करके वापस भी तो भेज सकती है कुछ, तब भी वे बिल लैप्स हो जाएगा। अगर लोकसभा के अंदर ही है, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तब भी अलग बात है, बट अगर लोकसभा के अंदर ही है, पास हो गया है, तब भी अगर लोकसभा का रेजोल्यूशन हो जाता है तब भी वे बिल लैप्स कर जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई है।
अब भाई इसके बाद एक चीज और आती है, वे चीज आती है कि प्रोसेस क्या होता है बिल पास करने का। तो भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग उसके बारे में तो हम सभी को पता ही होगा। फिर जॉइंट सीटिंग के प्रोविजंस क्या है, या जो लक्ष्मीकांत के पेज नंबर 2 4 5 के अंदर भी दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं तो वही वही सिंपल चीजें लिखी हुई है, वही सिंपल लिखना है बिल्कुल। मतलब उसके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग वगैरह नहीं है, बस चीजें सिंपल लिखी हुई है। आप 245 पेज नंबर से वे चीजें पढ़ भी सकते हैं। फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग जॉइंट सीटिंग वगैरह के प्रोविजन वे यहाँ पर हम नहीं करते। अगर आप कहते हैं कि वहां पर समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में बता देना, वे भी मैं कल फिर बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई मनी बिल का। तो पहला, तो भाई मनी बिल वगैरह होता क्या है, मनी बिल की डेफिनेशन क्या है, मनी बिल फाइनेंस बिल से कैसे अलग है, ये सब बिल्कुल आसान सी चीजें हैं जो लक्ष्मीकांत में या किसी भी बुक के अंदर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। मेरा काम यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग देना। अंडरस्टैंडिंग के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा को भाई इस चीज के अंदर यानी मनी बिल से रिलेटेड चीजों के अंदर लोकसभा से कम पावर क्यों दी गई है। तो why was the Rajya Sabha given less power in this? If Rajya Sabha makes any recommendation, what impact will it have on the governance? ये मेंस का भी क्वेश्चन आता है, इसे समझने की जरूरत है हमें यहाँ पर। अगर राज्यसभा ने कोई रिकमेंडेशन दी है तो उसका मतलब होगा, पहला, कि द स्टेट आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सेंटर्स पॉलिसी, और दूसरा, द सेंटर विल गिव मनी to the states to the according to the federal structure, and the state will do the distribution work. If they are not satisfied, then there will be the hindrance in achieving the target of distribution. So the importance of recommendation is very much in our governance, and this is considered as a serious issue. If recommendations are not accepted, then there may be union state conflict. So, due to conflict, there will be moral pressure. Rajya Sabha's power cannot be underestimated into this topic. The but why center has the more power on money bill? Because in India, states are not independent, they are autonomous. Independence means they have freedom to set their goals and ways to achieve that. But in autonomy, the goal will be the center, the goal will be off center, and states have only freedom to use their method to achieve that goal. States do not have freedom to set their goal in autonomy. So, Indian states are autonomous, not independent. That's why center has more power on money bill, because center will tell the direction of spending money. In India, distribution of power is as per the requirement. The Lok Sabha has more power to work on money. If it is written that Rajya Sabha has less power, then question mark is being raised on the distribution of power. This will be the violation of federal structure, that it has been deliberately given less power. Whereas federal structure is a part of the basic structure. So the powerful position of the state is getting stronger with time, because the work of distribution has becoming more important day by day. Governance is more important, demand role powers of state is increasing. कहने का मतलब ये है, सिर्फ इतना है कि इंडिया में ऑटोनॉमी है स्टेट्स को, तो वे गोल खुद से सेट नहीं कर सकते। इसलिए स्टेट्स मतलब लोकसभा को ज्यादा पावर है मनी बिल के इशू पर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा को लेस पावर है, क्योंकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी के अकॉर्डिंग है, जिसको जितनी जरूरत है अकॉर्डिंगली उतनी ही मिली हुई है। राज्यसभा जो जितने जरूरत थी उतनी उसे दे रखी है, एंड इस मैटर में लोक राज्यसभा को कम पावर नहीं है। अगर उसने रिकमेंडेशन दे दी तो लोकसभा के लिए वे बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि लोकसभा तो गोल सेट कर देगी, बट काम तो उस पर स्टेट को ही करना है ना। तो राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को, एंड अगर स्टेट नाराज होंगे तो गोल फुलफिल हो नहीं सकता, एंड इसीलिए राज्यसभा को लेस पावर नहीं है। एंड डे बाय डे गवर्नेंस चैलेंजिंग हो रही है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो स्टेट्स का ध्यान सेंटर को रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये भी नहीं लिखना है कि राज्यसभा को लेस पावर है। अगर ये लिखा होता तभी क्वेश्चन रेज हो किया जा सकता था कि क्योंकि
ऐसा लिख दिया गया है तो ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। इसलिए ये भी नहीं लिखा गया है कि राज्यसभा को लेस पावर, वो तो हम अपने आप ही अज्यूम कर लेते हैं। और जो बेहतर बुक यानी बहुत अच्छी अच्छी बुक होती है ना, उनके अंदर कभी नहीं लिखा जाता कि राज्यसभा को कम पावर है, बल्कि ये कहा जाता है कि राज्यसभा को ऐसी पावर्स है जिसकी इंपॉर्टेंस काफी अधिक है, जो अपने एरिया का अकॉर्डिंग कार्य करने में सक्षम है। सिमिलरली ऐसे भी तो टॉपिक है ना, तो मैंने बताया था कि जहां पर राज्यसभा को लोकसभा से ज्यादा पावर है, कौन कौन से आर्टिकल 4249 होगा और आर्टिकल 312 हो गया। तो यही सेम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जुडिशरी के अंदर भी अराइज होता है भाई, कि सुप्रीम कोर्ट की रिट इशू करने की सब्जेक्ट कम है और हाई कोर्ट की ज्यादा है। वहां पर भी हम यही चीज देखते हैं कि वहां पर कैसी क्या जुडिडिक्शन है, कैसे का एरियाज के अंदर क्या चीजें अप्लाई हो रही है। जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे उसे तब देखेंगे। सेम क्वेश्चन सेंटर और स्टेट के सब्जेक्ट में भी अराइज होता है कि कोई सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है और कोई सेंट्रल लिस्ट में है, कोई दोनों के लिए है। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस के लिए यहाँ इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, इक्वेलिटी का नहीं। अब यहां पर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। अब हमें वे देखना है। चलो ये क्वेश्चन हम अगली क्लास के अंदर देखते हैं, तब तक आप इस इतनी क्लास की अंडरस्टैंडिंग पढ़िए, समझिए, ध्यान से सुनिए। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं।